जी को विनंती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। ये प्रोग्राम आज हमको और एक कार्यकर्ताओं को उत्साह उद्घाटन किए हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं विनंती करता हूं उद्घाटन भाषण करने के लिए माननीय श्री जेपी नड्डा जी को विनंती करता हूं। उद्घाटन आज के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटक में बेंगलुरु से जुड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष भाई नलिन कटील जी, हमारे कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब के वरिष्ठ सहयोगी सम्मानीय बीएस येदियुरप्पा जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जो जुड़े हैं अश्वत्थ नारायण जी, हमारे स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक जी, हमारे इस निर्माण कमेटी के कन्वीनर एम नागराज जी, यहाँ दिल्ली में मेरे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी, मेरे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय सदानंद गौड़ा जी, भारत सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और कर्नाटक का कार्य देख रहे ऐसे हमारे साथी भाई मुरलीधर राव जी, सम्मानित मंच और हमारे 9 स्थानों से जुड़े हुए जिनको मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, आज हम सब लोग यहाँ पर
कार्यालय के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मुझे खुशी है कि कर्नाटक ने कार्यालय बनाने की योजना को आगे बढ़ाया है। और जैसा कि नलिन कटील जी ने कहा, कर्नाटक के कि 1 साल के अंदर हम सारे कार्यालय बना लेंगे, यानी जिनका भूमि पूजन हुआ है उन कार्यालयों को हम पूरा करेंगे। ये बहुत ही अच्छी संकल्प है, बहुत अच्छा संकल्प है। मैं उनको बधाई भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि उनके नेतृत्व में ये काम पूरे 1 साल के अंदर होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अगर हम याद करें तो 2014 में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभाला था और हम सबको मालूम है कि जैसा उनका सरकार के साथ साथ संगठन में रुचि रहती है, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमें हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाना चाहिए। यह उनकी मन की कल्पना थी। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुसज्जित होकर सारी व्यवस्थाओं के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक गतिविधियों को चालना दे, राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाए। और इसी कल्पना को लेकर उन्होंने ये मन में विचार जो आया था उन्होंने व्यक्त किया था। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जो आज भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको कार्य रूप दिया, उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया और इसके स्वरूप को बनाने के लिए उन्होंने योजना भी बनाई और एक संकल्प लिया कि देश में कोई भी जिला नहीं रहेगा जहां हमारा कार्यालय नहीं रहेगा। और आज मुझे खुशी होती है आपको यह बताते हुए कि लगभग 500 कार्यालय देश में बन चुके हैं और लगभग 300 कार्यालय का कार्य चल रहा है और उस 300 में यह 9 कार्यालय भी जुड़ते हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सबको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये सभी कार्यालय बन करके तैयार हो जाएंगे और ये सभी कार्यालय सुसज्जित होकर के कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को उपलब्ध रहेंगे। इसकी व्यवस्था के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। मित्रों, कार्यालय सिर्फ एक मकान या एक ढांचा नहीं होता। जैसा कि अभी नलिन कटील जी ने कहा कि कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है। मैं ये मानता हूं कि कार्यालय संस्कार का केंद्र तो होता है, साथ ही साथ वह लोगों को जुड़ने की प्रेरणा देने का एक गंतव्य स्थान होता है, एक स्थान होता है जिसका हम उपयोग करते हैं और वहां से उत्पन्न स्थितियों में राजनीतिक कार्यकर्ता का विकास होता है। मैं जब युवा काल में कार्य करता था तो मैं किसी को भी घर पर नहीं बुलाता था। मैं हमेशा कहता था कि कार्यालय आओ, कार्यालय में मिलेंगे। और मुझसे उस समय लोग पूछा करते थे कि आप कार्यालय क्यों बुलाते हैं। उन दिनों में हमारे पास बहुत बड़े कार्यालय भी और बहुत अच्छे कार्यालय भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कार्यालय बुलाता था। तो मुझसे लोग पूछते थे कि आप कार्यालय क्यों बुलाते हो, तो मैं उनको हमेशा कहता था कार्यालय आने पर कार्यकर्ताओं का संस्कार डेवलप होता है, संस्कार पैदा होता है। इसको हमको समझना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी राजनीतिक सोच भी बढ़ती है। राजनीतिक सोच के लिए एक दृष्टि मिलती है उसको, जिसको हमको समझना चाहिए। और मुझे खुशी है कि ये जो कार्यालय अभी बन रहे हैं ये बहुत ही सारी व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित कार्यालय मिलेंगे। इसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा, एक मल्टीपर्पज हॉल भी होगा, ई लाइब्रेरी होगी, रेफरेंस सेक्शन होगा, रिसर्च सेक्शन होगा और इसमें सभी कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, हमारे पदाधिकारियों की अच्छी बैठने की व्यवस्था होगी। और इसके साथ साथ आईटी सेल भी और उसके सारे टूल्स का उपयोग करने की व्यवस्था भी इन कार्यालयों में होगी। इसलिए मैं
बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन कार्यालयों का उपयोग करते हुए कार्यकर्ता का विकास होना सुनिश्चित है और विकास को आगे बढ़ाने में हम सब लोग सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं नलिन कटील जी को यह भी निवेदन करूंगा कि वो अपने इसी कार्यकाल में सभी प्रदेश के कार्यालयों को निर्माण का कार्य शुरू करें। बहुत से कार्यालय बन भी चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनका भी काम शुरू किया जाए, उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये मैं उनको साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। मित्रों, कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि हम कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली से करेंगे और हमारे साथ दिल्ली में भारत सरकार के मंत्री भी जुड़ेंगे और कर्नाटक में हमारे मुख्यमंत्री और हमारे 9 स्थानों से हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे। ये हम सब लोग डिजिटल टूल के माध्यम से हम ये कर पाए हैं, लेकिन ये कोरोना का संक्रमण है जिस कारण से हम लोगों को इसका टूल का उपयोग करना पड़ा है और उस उपयोग के माध्यम से हम आप सबके साथ जुड़ पाए हैं। लेकिन हम सब लोग कोविड के साए में जी रहे हैं और कोविड के साए में ही आगे बढ़ना हम सबको है। लेकिन जब हम कोविड की बात करते हैं तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को जरूर कहूंगा कि आप जनता के बीच में जाकर अपने साथियों से जब भी आप राजनीतिक चर्चा करें तो आप यह जरूर बताएं कि कोविड के साथ तो सारी दुनिया ने लड़ाई लड़ी, कोविड के साथ तो सारे देशों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस तरीके से 130 करोड़ का देश जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा है और जो फ्रंट से इस कोविड की लड़ाई लड़ी है, यह दुनिया को मिसाल दिया है कि किस तरीके से 130 करोड़ देश को संभाल के रखा जा सकता है। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब कोई घटना हो जाती है तो उसकी महत्ता हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी महत्ता को समझने के लिए जानना पड़ता है कि नेता की दूरदृष्टि और कार्य करने की शैली का क्या प्रभाव पड़ता है। आप याद कीजिए, और आज भी मैं कहूंगा, पाश्चात्य देश, वेस्टर्न नेशंस आर कंफ्यूज्ड एज फार एज द ह्यूमैनिटी इज कंसर्न्ड एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसर्न्ड। मानवता के लिए लड़ना और मानवता के साथ साथ आर्थिक विषयों के बारे में जानकारी को संभाल के रखना, इसके विषय में हमेशा उनके मन में द्वंद्व रहा है। शक्तिशाली देश, आप याद करिए मार्च महीने को, शक्तिशाली देश भी जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं भरपूर थी, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी चरमराई और इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को असहाय भी पाया है। लेकिन 130 करोड़ का देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही समय पर बोल्ड फैसला लेकर के और टाइमली फैसला लेकर के 130 करोड़ जनता को सुरक्षित करने का काम किया। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप याद कीजिए, जब हम कोविड की बात करते हैं तो टाइमली फैसला जब हम कहते हैं तो वो इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने उस लॉकडाउन की अवस्था में देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। हमारे पास उस समय कोविड से लड़ने के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे पास कोविड की डेडिकेटेड हॉस्पिटल की संख्या 1200 है। 1200 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। उस समय हमारी बेड स्ट्रेंथ लगभग 44,000 थी। आज हमारी बेड स्ट्रेंथ कोविड की 12,50,000 है, 12,50,000 है। उस समय हमारे वेंटिलेटर्स की, हमारे ऑक्सीजन बेड्स की संख्या आज 1,60,000 है और उसी तरीके से आईसीयू बेड्स हमारे पास 42,000 है। तो यह परिवर्तन लॉकडाउन की अवस्था में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को तैयार किया। हमारे टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए जो हमारी फैसिलिटीज थी वो देश भर में, वैसे तो शुरू में सिर्फ एनआईवी पुणे था जहां पर हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में टेस्ट हो रहा था। उसके बाद 150 सेंटर्स खड़े हुए थे। आज हमारे पास 1300 फैसिलिटीज हैं जहां टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग की फैसिलिटीज 1300 है। उस समय प्रतिदिन हम 1500 टेस्ट कर पाते थे पर डे। आज हम
मोर देन 6 लाख टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं। यह हमने भारत को तैयार किया मोदी जी के नेतृत्व में, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हम देखें तो हमारा रिकवरी रेट भी 68-69% पहुंच गया है। हर तरीके से यह प्रयास हुआ कि छोटे से अवधि में देश को तैयार किया जाए। देश तैयार हो, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल मैन्युफैक्चरर हु वाज मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट। टुडे पर डे वी आर मैन्युफैक्चरिंग 4,50,000 PPE किट्स पर डे वी आर मैन्युफैक्चरिंग। और उन्होंने देश के उद्यमियों को, देश के इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को हमको बनाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये बातें आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह बात हमको नीचे तक, हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे तक यह बताने की आवश्यकता है, कि हमको स्टैटिस्टिक्स रख करके बताने की आवश्यकता है कि यह 130 करोड़ का देश, आज हम हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स भी देखें, ठीक है हमारे कोरोना वायरस की संख्या के अफेक्टेड लोगों की संख्या आई होगी, लेकिन हेल्थ में हमेशा किसी भी संख्या को मापने के लिए पर मिलियन के हिसाब से उसको मापा जाता है। और जब हम पर मिलियन के हिसाब से मापते हैं तो 130 करोड़ के देश से देखा जाए तो हमारे यहां कोरोना के संक्रमित केसेस भी लिमिटेड हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और वो विद इन कंट्रोलेबल लिमिट्स हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया, उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया। आप याद कीजिए 26 मार्च प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और इसके साथ 1 किलो दाल प्रति माह के हिसाब से देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भूखा ना रहे, कोई भोजन के बगैर ना रहे, इसकी व्यवस्था की गई। यही नहीं, 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए 3-3 सिलेंडर, ताकि उनका जीवन यापन करने में कोई दिक्कत ना आए, इसकी व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ लगभग 20 करोड़ महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में 500 रुपए 3 महीने का, यानी 1,500 रुपए, ताकि महिलाएं परिवार को स्वाभिमान के साथ उनका दैनंदिन जीवन चल सके, इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। इसके साथ साथ 2,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी अभी 4 दिन पहले 1,700 करोड़ रुपए निकाल करके 1,700 करोड़ को फिर से छठी किश्त किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वह भी देने का काम किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 1,000 रुपए, लगभग नहीं 1,000 रुपए हमारे जो दिव्यांग भाई हैं, जो वृद्धा लोग हैं, जो विधवा हैं, उनको भी उनके खातों में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। आगे चल करके 12 मई को आत्मनिर्भर पैकेज हम सबके सामने है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ये दिया गया। इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर को दिया गया, ताकि MSME सेक्टर के लोग लोन, कोलैटरल लोन लेकर के वो अपने उद्योग को फिर से चला सके, उसको ठीक से खड़ा कर सके, इसकी व्यवस्था की गई। 1,20,000 करोड़ रुपए के सैंक्शंस हो चुके हैं, डिसबर्समेंट हो रहा है। उसी तरीके से आत्मनिर्भर पैकेज के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और ये खर्च होगा FPOs के माध्यम से, फार्म गेट का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को किया जाएगा। मेरा निवेदन है, मैं येडियुरप्पा जी से भी निवेदन करूंगा, मैं नलिन कटील जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे लोगों को FPOs बनाने चाहिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए
और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें कर्नाटक के एग्रीकल्चर की तस्वीर बदल देनी चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आने वाले 2 साल के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लिंकेजेस बनेंगे, सप्लाई चेन बनेगी, सप्लाई चेन के साथ साथ वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन के साथ साथ हमको जो हमारे प्रोड्यूस होंगे उनको किस किस तरीके से और क्या बनाया जा सकता है, इसकी भी चिंता होगी। और हमें इसके लिए वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा। कर्नाटक में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका विकास हो सकता है, जिसका विकास हो रहा है, उसको हमको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और वोकल होना पड़ेगा लोकल के विषयों को लेकर के। इसलिए मैं आत्मनिर्भर पैकेज की दृष्टि से आपसे निवेदन करूंगा कि आप इंगेज करें उन लोगों के साथ जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं और उसको आगे बढ़ाएं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक का कार्यकर्ता सेवा कार्य में भी पीछे नहीं रहे। आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारे देश लॉकडाउन में हो गया, सारे राजनीतिक दल लॉकडाउन हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन नहीं हुई। एक एक कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुटा, वो घर से निकला, उसने गरीबों की सेवा की, उसने उन लोगों की सेवा की जो जरूरतमंद थे। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आप कर्नाटक में आपने 1,54,00,000 फूड पैकेट्स बांटे हैं, आपने 50 लाख आपने राशन किट, मोदी किट बांटा, 1 महीने का राशन आपने दिया। उसी तरीके से लगभग 1,40,000 पेशेंट्स को आपने दवाई उनके पास पहुंचा करके दी, आपने वॉलंटियर्स खड़े करके उनको दवाई पहुंचाई है। आपने 64 लाख सैनिटाइजर्स बांटे हैं और आप में लगभग 14 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मैं कर्नाटक के यूनिट को, एक एक कार्यकर्ता को इसके लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे आपके साथ, आप तो जानते ही हैं, आप ही लोगों ने काम किया है। आपने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद है हेल्पलाइन हमने कहा कि आप शुरू करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रहेगा। आपने लगभग माइग्रेंट लेबरर्स में 1,30,000 लोगों को आपने भोजन कराया है। आपने लगभग मास्क, आपने लगभग 2 लाख इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और फूड किट्स जो है वो आपने लगभग 3,61,000 आपने इनको पहुंचाया है। यह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपने एक बहुत अच्छा काम किया। जो लोग, बुजुर्ग लोग बेंगलुरु में रहते थे, बड़े बड़े स्थानों पर रहते थे, उनके बच्चे जो थे वो विदेश में थे, लेकिन उनके बच्चों के, उनके माता पिता को दवाई नहीं मिल रही थी। आपने पार्टी के कार्यालय में आपको सूचना आई विदेशों से कि मेरे मां बाप को दवाई नहीं मिल रही है। आपने लगभग इस तरीके से 1,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगा करके उनके घरों में पूरे 3 महीने दवा पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जो आपने कार्य किया है। आपने संपर्क अभियान में भी अच्छा काम किया है। मुझे याद है कि मैं 14 जून को संपर्क अभियान के माध्यम से आपसे वर्चुअल रैली में जुड़ा था और उस वर्चुअल रैली में हमने आपसे बातचीत की थी। आपने लगभग 618 वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है, आपने लगभग 728 ऑडियो कॉन्फ्रेंस की है और आप लाखों के साथ आपने जनसंवाद के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश आपने पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। और आपने जिस तरीके से साल भर में मोदी 2 में काम हुआ है उसको भी आपने जनता को पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, जहां तक स्कीम्स का सवाल है, कर्नाटक स्कीम्स में भी पीछे नहीं रहा है। मैं येडियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं। आपने भारत के स्कीम्स का अच्छा उपयोग किया है। अगर हम बात करें जनधन खाते की, तो अगर देश भर में 40 करोड़ खाते खुले हैं तो आपने 1,47,00,000 खाते आपने भी, यानी आपने भी बैंक अकाउंट्स खोले हैं। यू हैव ओपन द बैंक अकाउंट्स 1,47,00,000 इन द पास्ट 6 years। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में अगर 8 करोड़ बहनों को हम गैस का सिलेंडर दे पाए हैं तो कर्नाटक में भी आपने 31 लाख हमारी बहनों को
उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर्स पहुंचाए, आपने चूल्हा पहुंचाया, आपने गैस का कनेक्शन दिया, आपने उनको नई जिंदगी दी, आपने महिलाओं का एम्पावरमेंट किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से उजाला योजना में जहां हम 36 करोड़ 25 लाख एलईडी बल्ब बांट करके 18,000 करोड़ रुपए की बिजली की बचत की है, वहीं कर्नाटक ने 2 करोड़ 34 लाख एलईडी बल्ब बांट करके आपने भी इसमें अपना योगदान किया है। स्वच्छ भारत मिशन में हम सब जानते हैं कि ओडीएफ जो था वो लगभग 36% था, 38% था देश का, आज वो सेंट% हो गया है। और कर्नाटक में भी वो 36% था, आज वो सेंट% हो गया है। सब विलेजेस जो है वो ओडीएफ हो गए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो कर्नाटक ने अच्छा काम किया है। उसी तरीके से हमारे यहां जो सौभाग्य योजना है उसमें आपने सारे विलेजेस को, आपने जो हैमलेट्स थे उनको भी आपने इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज स्कीम है, जिसमें लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलता है, उसमें भी कर्नाटक पीछे नहीं रहा है। कर्नाटक ने अपने आप को जोड़ा है और जहां हमने 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचाया है, वहीं कर्नाटक में 5,20,000 लोगों ने इसका फायदा लिया है। एंड अप्रोक्सीमेटली 833 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द पुअर, फॉर द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनके लिए इनके माध्यम से हेल्थ कवरेज करने का प्रयास हुआ है, यह हमको ध्यान में रहना चाहिए। जहां तक कोविड मैनेजमेंट का सवाल है, मैं येडियुरप्पा जी और उनकी टीम और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपने गरीबों की कोविड में बहुत अच्छी चिंता की है। आप अकेले प्रदेश हैं जिसने 25,000 कॉम्पेंसेशन दिया फ्लावर ग्रोवर्स को जिनकी 1 हेक्टेयर की भूमि थी। आपके यहां बड़ी संख्या में फ्लावर ग्रोवर्स हैं एंड यू कॉम्पेंसेटेड देम बाय गिविंग देम 25,000 टू ईच फैमिलीज हु हैड 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ये एक बहुत अच्छे तरीके से आपने कोविड मैनेजमेंट में इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस किया, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने हमारे जो वॉशरमैन हैं उनके परिवार को, जो हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो हमारे सविता समाज के लोग हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको भी आपने कोविड में 5-5 हजार रुपए अलग से कर्नाटक की तिजोरी से, कर्नाटक की ट्रेजरी से आपने उनको देने का प्रयास किया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से आपने लगभग पहली बार वीवर्स को आपने 2,000 रुपए दे करके उनके भी आर्थिक मंदी को समाप्त करने का आपने प्रयास किया। इसी तरीके से आपने 5,000 करोड़ रुपए ईयरमार्क किया ओनली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोरोना। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है जिसको आपने पूरा किया। और आपने एक विशेष बात की कि आशा वर्कर्स को आपने 3-3 हजार रुपए उनके खाते में डाल करके, वो आशा वर्कर्स हु बिकेम द कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने गांव में कोरोना को फैलने से रोका, एक बहुत अच्छा काम किया, उनको भी आपने जो इस तरीके का सफलता दी है और जो आपने उनको सहायता दी है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, आज मुझे खुशी है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर आपके यहां पहुंचे और आपके यहां सबको ड्रिंकिंग वाटर मिले। लगभग 8,984 करोड़ की स्कीम भारत सरकार की योजना से आपने उसको धरती पर लागू करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अप्रोक्सीमेटली 785 लॉन्ग किलोमीटर रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड और हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। इट्स इन द पाइपलाइन इन विच यू आर वर्किंग एंड यू हैव ऑल्सो approved, the center has approved 50,000 crore rupees for 22 green express highways. So ये भी बहुत खुशी की बात है कि बंगलुरु के लिए और कर्नाटक के लिए 50,000 crore rupees have been sanctioned for the express highways. जहां तक केमनगुंडी का सवाल है, जोग फॉल्स का सवाल है और नंदी बेट्टा का सवाल है, यहां आपने कमेटी बना करके इसको भी टूरिज्म में बढ़ाने का आपने प्रयास करने का जो किया है, वह भी बहुत उच्चतम आपकी सोच है, जिसको आप लोगों ने अपनाया है और जिसको आप आगे अमली जामा पहना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र कटील जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में मजबूत होगी।
मुझे यह भी खुशी है आपको बताते हुए कि वो अकेले अध्यक्ष हैं जिन्होंने कोरोना के समय में जब सब लोग घरों में रहे तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे कर्नाटक का 2 बार प्रवास करके कार्यकर्ताओं को सजग रखा है, एक्टिवेटेड रखा है, गैल्वनाइज रखा है. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट नलिन कटील एंड हिज टीम. And the same way, I congratulate B.S. Yedurappa for doing a work for the people. लोगों के लिए काम करना, पीपल्स गवर्नमेंट बनना, लोगों के लिए उसको आगे बढ़ाना. मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक की सरकार मजबूती से चलेगी और पार्टी कर्नाटक के कार्यक्रमों को, कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को धरती पर अच्छे से इंप्लीमेंट करेगी. हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे और भारत सरकार की भी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेंगे. आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में, आपदा को अवसर में बदलने में, अपॉर्चुनिटी में बदलने में आप सब लोग दिन रात मेहनत करेंगे. एंड आफ्टर 2 years वी विल बी एबल टू से प्राउडली दैट आत्मनिर्भर भारत में हमारा योगदान है. कर्नाटक आगे बढ़ करके आया है और इन कार्यालयों का उपयोग करते हुए आप पार्टी को मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे और पॉलिटिकल कंटेंट के साथ लोगों को और कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे. इस विश्वास के साथ मैं आज को आपकी शुभकामनाएं देता हूं. यह आशा करता हूं कि कार्यालय जल्द बन करके तैयार होंगे और इस शुभकामना के साथ कि आप उन कार्यालयों का उपयोग करते हुए कर्नाटक के हर विधानसभा में कमल खिलाएंगे, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमल खिलाएंगे, हर नगर पंचायत में कमल खिलाएंगे, हर ग्राम पंचायत में कमल खिलाएंगे. यही आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं. आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय कर्नाटक. जय भारत, जय कर्नाटक. ಇವತ್ತಿನ 8 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು 1 ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ 9 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಉದ್ಬೋಧಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು, ಈ ತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಿ, ಸೇವಾ ತತ್ಪರರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಉದ್ಬೋಧಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು 9 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 9 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು, ಈ ತರ 9 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಹೋಮ ಹವನ ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ಕಳಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜರವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. नवरत्न कलश हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे कट्टर समिति के स्टेट प्रेसिडेंट नागराज सर को दे रहे हैं. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. कर्नाटक का 8 जिला और 1 मंडल का जो कट्टा निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम में मार्गसूची और मार्गदर्शन भाषण देने वाले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी प्रकाश नड्डा जी को हम बीजेपी कर्नाटक की तरफ से वंदन करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं. राष्ट्रीय महामंत्री कर्नाटक के उस्तुवारी श्री मुरलीधर राव को भी हम कर्नाटक बीजेपी की तरफ से वंदन करते हैं. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆದು ನಮಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಭಾಷಣ ನೀಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ, ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲನ ಸದಸ್ಯರೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲನ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಂತಹ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. धन्यवाद, सभी को धन्यवाद.